अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम काफ़ी अरसे जो चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि पार्ट नंबर 10 होगा। और आई होप सो के जितने भी पार्ट्स आपने अब तक सुने सब कुछ सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे और आप लोग जो हैं वो हर टॉपिक को मेंटेन साथ साथ कर भी रहे होंगे। एंड आई होप सो के टॉपिक्स आपने लर्निंग भी शुरू कर दी होगी अपने टॉपिक्स की। तो देखते हैं बेटा आज का हमारा पार्ट हमसे क्या कह रहा है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आज के टॉपिक में कि कार्नोट इंजन क्या होता है। ठीक है, हम कार्नोट इंजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग के बारे में वर्किंग पढ़ेंगे और फिर हमारा टॉपिक जो है और उसकी डेरिवेशन भी है और फिर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ कार्नोट इंजन, दैट इज़ it is an idealized heat engine which is free from all sorts of heat losses and friction. It is invented by French engineer Sadi Carnot. ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि हीट इंजन क्या होता है कि आप एक ऐसे गैशियस सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को जिसमें आप हीट प्रोवाइड करें और वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, हीट एब्जॉर्ब करे और वर्क डन करवा ले, ऐसा इंजन क्या कहलाता है? हीट इंजन कहलाता है। हम ये पढ़कर आए थे लास्ट टाइम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो 100% वर्क डन में यूटिलाइज नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या मान लिया, या सादी कार्नोट जो फ्रेंच इंजीनियर था उसने क्या इन्वेंट किया, उसने कहा कि एक ऐसा कार्नोट इंजन ऐसा आइडियलाइज इंजन होता है जिसमें कोई हीट लॉसेस या फ्रिक्शन नहीं होता। यानी कि उसके मुताबिक ये ऐसा इंजन है कि आप जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी वर्क डन करने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली उस फ्रेंच इंजीनियर का जिसने जिस इंजन का नाम से क्या रखा, कार्नोट इंजन रखा। अच्छा जनाब, तो कंस्ट्रक्शन क्या थी, कैसे बनाया कार्नोट इंजन? कोई गाड़ी का इंजन नहीं है जिसमें बहुत सारे जो है पाइप्स लगे हुए होंगे, डिफरेंट सिस्टम्स होंगे। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा एक इंजन है। कंस्ट्रक्शन क्या है आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन आपसे कह रही है कि गैस सिलेंडर विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। देखें, आपके पास किसी भी सिलेंडर की बेस होती है और वॉल्स होती हैं, ऊपर पिस्टन लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास वॉल्स हैं वो कैसी हैं, इंसुलेटिंग है, लेकिन जो है जो उस सिलेंडर की बेस है वो सिर्फ कंडक्टिंग रखी है, बाकी सब कुछ जो है वो इंसुलेटिंग है। यानी कि जो हीट इन एंड आउट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगी बेटा, बेस से होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपसे कह रहे हैं आप परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिटेड इन द सिलेंडर। अब देखें, ऊपर से भी जो है कहीं हीट लॉस होने की जगह नहीं है, कहीं से भी कंडक्टिंग नहीं है, पिस्टन भी जो है, पिस्टन भी कैसा है, इंसुलेटेड है। ठीक है, वॉल्स भी इंसुलेटेड और पिस्टन भी इंसुलेटेड। सिर्फ जगह कहाँ से, इन एंड आउट की, एग्जिट और एंट्री कहाँ से बेटा, बेस से उसकी। ठीक है, और जो तीसरी बात है इसमें वर्किंग सब्सटेंस कौन है, काम करने वाला जो है सब्सटेंस है वो कौन है? तो आप क्या लिखा हुआ है, अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ अ वर्किंग सब्सटेंस। ऑब्वियसली आप हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैस गैस के मोल जो है वो जाके पिस्टन पे जो है वो फोर्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, जब फोर्स पर यूनिट लगता है तो प्रेशर लगता है पिस्टन के, और पिस्टन जो है मूव करना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो आपके पास जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस का मोल है। ठीक है, अब चाहे जो है वो हीट रिलीज हो रही हो या हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हो, दोनों सूरतों में जो है गैस का मोल ही क्या करेगा, वो वर्किंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो गैस के मोल जो है एक्सपेंड हो जाएंगे जब क्या होगा, हीट जो है वो सिस्टम में एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टम जो है वर्क करेगा। ठीक है, जब हम सिस्टम पे काम करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑन द सिस्टम कहलाएगा बेसिकली। सही है बेटा, अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या कह रही है हमसे। वर्किंग हमसे कहती है इसकी क्या, वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। इस पूरे कार्नोट इंजन की जो वर्किंग है वो एक कंप्लीट साइकिल पे जो है वो डिपेंड करती है, और साइकिल का नाम क्या है, कार्नोट साइकिल है। राइट, अच्छा कार्नोट साइकिल क्या है, आइए कार्नोट साइकिल देखते हैं बेटा। कार्नोट साइकिल आपसे क्या कहती है, लिखा हुआ है कि आ साइकिल ऑफ हीट इंजन इज कंप्लीटेड व्हेन द सिस्टम हैव रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। आप ये बात जानते हैं, साइकिल का वर्ड यूज ही वहाँ होता है जिस पॉइंट से आप चलें, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका जो क्या हो, एंडिंग पॉइंट भी हो। यानी कि कोई भी ऑपरेशन आपने स्टार्ट लिया है, जब आप वो कंप्लीट कर लें तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक घड़ी है वो 12 बजा रही है, तो कंप्लीट ऑपरेशन उसका कब होता है, लेट्स सपोज कि जब वो रात 12 बज जाएंगे। क्यों बज जाएंगे रात 12? क्योंकि एक पूरा उसने कंप्लीट रोटेशन ले लिया, जहाँ से चली थी वो एक आपके पास आवर एंड जहाँ चला था, वो जाके रात 12 बजे अपनी एक साइकिल पूरी कर लेता है। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए कोई भी सिस्टम जो है जब जहाँ से स्टार्ट लेता है वापस उसी जगह पर आ जाए, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम, इट मीन्स कि एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। तो कार्नोट साइकिल जो है बेसिकली क्या है, जब कोई भी हीट इंजन जो है, कोई भी सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाए, तो ऐसी साइकिल क्या कराती है,
ये कार्नोट साइकिल कराती है। आइए मैं आपको ग्राफ से भी दिखाता हूँ। 4 स्टेप्स हैं टोटल इसके, आपको ग्राफ से भी आइडिया हो जाएगा। ये देखिए बेटा, आपके सामने ग्राफ मौजूद होगा। देखें, ये एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से चले उस वक्त वॉल्यूम क्या था, V1 था, प्रेशर क्या था, P1 था, टेम्परेचर क्या था, T1 था। आपने सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब करवाई, लेकिन ये आपको जो ये वाला कर्व है, ये कौन से प्रोसेस में मिला था, याद करिए ज़रा जल्दी से। ये आपको मिला था आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये वाला कर्व मिला था आइसोथर्मल के अंदर, और ये वाला कर्व मिला था एडियाबैटिक के अंदर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये आपको याद होगा जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 4 एप्लीकेशंस पढ़कर आए थे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस था जिसके अंदर कर्व मिला था लेकिन उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था। एडियाबैटिक भी वो प्रोसेस था जिसके अंदर कर्व मिला था लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा। पॉइंट ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1। आपने हीट एब्जॉर्ब करवाई, ठीक है। जब हीट एब्जॉर्ब करवाई तो वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ से जितना दूर जाते जाओगे एक्सपेंशन होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। देखें, V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। प्रेशर भी क्या हुआ, P1 से P2 हो गया। बट टेम्परेचर रिमेन सेम, यहाँ भी T1 था, यहाँ भी T1 रहा। तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस है वो कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल में एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि सर ये हम रेफरेंस पॉइंट से फार अवे जा रहे हैं। जब फार अवे जाते हैं रेफरेंस पॉइंट से, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन होती है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ का नाम, इस वाली कर्व लाइन का नाम क्या देंगे आप, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। मैं इसी डायग्राम से पूरा प्रोसेस वाजे कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, बाय डेफिनेशन देखेंगे क्या मतलब होता है पूरी साइकिल का, ठीक है। अब देखें, पॉइंट बी से गए सी पर, ठीक है। अब एडियाबैटिक के अंदर तो हम ना हीट फ्लो करवा सकते हैं, ना फ्लो आउट। तो यहाँ पर हीट का कोई तबसरा मैंने किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखें, अब क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी बढ़ेगा और इसके अलावा प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस होता यही है कि हीट को परमिशन नहीं होती इन और आउट, एग्जिट और एंट्री की, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें जो हैं, बाकी तीनों चीज़ें कौन सी हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले वॉल्यूम जो है, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो वॉल्यूम यहाँ पर होगा, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। इसका मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर कैसा हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता है। देखें, प्रेशर का अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें प्रेशर के एक्सेस के ऊपर, तो प्रेशर यहाँ से यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ मैं, यहाँ आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ आएगा और ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टूवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये स्टेट डिफरेंट टेम्परेचर की है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। और ये वाली स्टेट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर की है। सही हो गई बात यहाँ तक, आई थिंक हो गई। ये वाला जो लाइन है, कर्व लाइन, जो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर पॉइंट सी चले पॉइंट डी के ऊपर। अब देखें, एरो उस तरफ है, एरो उस तरफ है, मतलब हम टूवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हीट रिलीज कर रहा है। जब हीट रिलीज करता है, हीट इजेक्ट करता है आपका कोई भी सिस्टम, तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये देखें, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, V3 से V4 हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के। प्रेशर भी आपने क्या कराया, प्रेशर बढ़ा है। देखें, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो प्रेशर यहाँ पे मौजूद था, अब प्रेशर यहाँ पे मौजूद है। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। और टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। देख लीजिए आप, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ भी T2 है, यहाँ भी T2 है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक हो गई बात ये वाली। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि कंप्रेशन हो रही है, तो इस लाइन वाली लाइन के प्रोसीजर का हम नाम क्या देंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला स्टेज है इसका, जो हम वापस जा रहे हैं ओरिजिनल स्टेट की तरफ, डी से ए, आप देख रहे हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, अगेन कम हो रहा है। देख लें, यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ पर, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम फिर यहाँ पर आ गया कम, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, कम हो गया वॉल्यूम। पहले यहाँ पर था, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ डी से तो पर वॉल्यूम यहाँ पर होगा, और अगर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पर होगा। यानी कि वॉल्यूम कैसा हो गया, प्रेशर बढ़ाने से कम हो गया। देख लें, वॉल्यूम V4 से वापस इनिशियल स्टेट यानी कि V1 पर आ गया, प्रेशर P4 से वापस इनिशियल स्टेट यानी कि P1 पर आ गया, और टेम्परेचर वापस इनिशियल स्टेट T1 पर आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। तीनों क्वांटिटीज चेंज हुई हैं, हीट का कोई तस्करा नहीं है, मतलब कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कम हो रहा है, हमें इस ग्राफ से नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो दैट्स मीन कार्नोट साइकिल में 4 आपके पास एक्सप्रेशन होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, और दूसरी कौन सी होती है आपके पास, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरी आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कंप्रेशन, और चौथी कौन सी होती है जो कि लास्ट होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब बारी बारी चारों साइकिल को हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं बेटा पहली हमसे जो है वो स्टेट क्या कह रही है। देखें पहली स्टेट क्या कह रही है, पहली स्टेट में लिखा हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या है बेटा इसके अंदर, कह रहे हैं कंसीडर कार्नोट इंजन, लेट द प्रेशर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज P1। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर क्या है आपके पास वर्किंग सब्सटेंस का, P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। अगर आपने एक जो सिस्टम है हीट इंजन है वो प्लेस कर दिया हीट रिजर्वायर के ऊपर और बेस से हीट को जाने की परमिशन है, तो होगा बेसिकली क्या, और आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करते हो और सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो Q1 है, और सिस्टम कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, बेस से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, टेम्परेचर कैसा रखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है, तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे। जब तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, अमाउंट ऑफ हीट क्या है, Q1 है, प्रेशर तुमने हल्का कर दिया है, तो प्रेशर पहले P1 था, अब क्या हो गया, P2 हो गया, वॉल्यूम भी एक्सपेंड कर जाएगा, V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये जो सारा प्रोसीजर हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम का बढ़ना प्रेशर कम करने से और टेम्परेचर कांस्टेंट पर क्या कहलाता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। दूसरी साइकिल क्या है इसकी, दूसरी बेटा जो आपके पास आपके सामने लिखी हुई आ रही होगी वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वो क्या कह रही है आपसे कि इफ़ द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटर देन नो हीट कैन फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। जाहिर है कि आप किसी कोई भी गर्म सिस्टम उठा के रख दोगे कहाँ पर, इंसुलेटर के ऊपर, तो ना हीट इन होगी ना हीट आउट होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इफ़ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बाय डिक्रीजिंग द लोड ऑन द पिस्टन सो दैट वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V2 टू V3। आपने प्रेशर और मजीद हल्का कर दिया, ठीक है, प्रेशर हल्का किया तो गैस के मोल्स को ये अलाउ हो गया कि वो एक्सपेंड कर सकते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें खुद ब खुद बाय डिक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम क्या कर लिया आपने, इंक्रीज कर लिया V2 से V3। सही है बेटा। इन दिस प्रोसेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स P2 टू P3। का टेम्परेचर भी चेंज होगा, T1 से T2 हो जाएगा, और प्रेशर भी चेंज होगा, P2 से P3 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के, सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब अब तीसरा प्रोसीजर है वो कौन सा है आपके पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आई होप सो कि बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं बेटा आपसे ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की। लेट द इंजन इज प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड रिजर्वायर। अब पहले रखा हुआ था आपने कहाँ पर, चूल्हे पे, लेट सपोज, तो आपने बर्फ़ पे रख दिया है, ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर पे रख दिया है। नाउ द गैस इज कंप्रेस बाय इंक्रीजिंग द लोड ऑन पिस्टन। आपने क्या किया, उस पिस्टन के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है जो कि इंसुलेटेड पिस्टन है, आपने उसके ऊपर लोड बढ़ा दिया। जब लोड बढ़ा दिया तो लेट Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम गर्म है और नीचे कोल्ड बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो कोल्ड बॉडी रखी हुई है तो सारी की सारी जो गर्म मतलब जो हीट है सिस्टम की वो कहाँ चली जाएगी, कोल्ड बॉडी उसके एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। यानी कि सिस्टम हीट को रिजेक्ट करेगा, कहाँ से रिजेक्ट करेगा, बेस से रिजेक्ट करेगा। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कहाँ कैसे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V3 से V4 हो जाएगा। एंड प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम P3 टू P4, क्योंकि आपने लोड बढ़ा दिया है। जब आपने लोड बढ़ा दिया है तो प्रेशर बढ़ गया, मतलब प्रेशर क्या हो गया, P3 से P4 हो गया। और इस सब सिचुएशन के अंदर आप टेम्परेचर कैसा रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, फिर आपके पास इसके बाद क्या आता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या कह रहा है आपसे, लेट द इंजन बी प्लेस ऑन इंसुलेटर। जब सिस्टम दोबारा क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो आपने कहाँ रखा, इंसुलेटर पे रख दिया सिस्टम, ठीक है। एंड कंप्रेस अगेन, द गैस कंप्रेस अगेन बट एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मतलब क्या होता है, खुद ब खुद आप जो हैं अब ना ही आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ना हीट को रिजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सच दैट सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है बेटा, इस वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है कि अब आपने क्या किया है, अब आपने मज़ीद जो है वो प्रेशर बढ़ा दिया। जब मज़ीद प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिस्टम, जब आप जो बाहर से पिस्टन पे लोड बढ़ा रहे होते हो तो आप सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हो। जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और वर्क जो है वो आप डन करवा रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने ये कर दिया कि आपने पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ा दिया और नीचे रखा हुआ इंसुलेटर। जब इंसुलेटर रखा हो तो हीट ना इन होगी ना आउट होगी, तो कंप्रेस हो जाएगी गैस खुद ब खुद। खुद ब खुद क्यों, क्योंकि आपने बढ़ाया पिस्टन पे लोड, इस वजह से। खुद ब खुद का मकसद ये होता है कि हीट जो है वो क्या कर रहे हैं, आप इन और आउट नहीं करवा रहे, इसलिए कंप्रेशन और एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। खुद ब खुद का मतलब ये है एडियाबैटिकली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आई होप सो कि चारों साइकिल समझ में आ गई होंगी, बाय ग्राफ भी समझ में आ गई होंगी, बाय डेफिनेशन भी समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ और जिस तरीके से वर्डिंग लिखी हुई है एग्जैक्ट ऐसे ही अपने रजिस्टर्स में नोट करेंगे, ताकि आप बाद में ये ना हो कि सर हमारे नंबर जो है वो अच्छे नहीं आए।
ठीक है। तो अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे और कुछ नहीं होगा। अब देखें इसकी डेरिवेशन है, बहुत कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन क्या है कि आपने ये चेक करना है कि इफिशियंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस हद तक आपका सिस्टम जो है, हीट इंजन जो है या कार्नोट इंजन जो है वो इफिशियंट है, ठीक है। देखें अब क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा सब। अच्छा एक और बात ये कि इससे भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। डायग्राम चाहे तो बना लीजिएगा, वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम बनाइए वाली। ये देखें सबसे पहली बात क्या है कि सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। स्टेप 1 यहाँ पहुँचाया आपने, हीट रिजर्वायर रखा हुआ है, ठीक है। जब हीट रिजर्वायर रखा हुआ है तो सिस्टम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। फिर आपने हीट रिजर्वायर हटा दिया, जब हीट रिजर्वायर हटा दिया तो सिस्टम ठंडा होगा। ठंडा होगा तो क्या होगा, अच्छा ठंडा तो होगा, लेकिन इसके बाद क्या कि आपने लोड हल्का कर दिया। जब लोड हल्का कर दिया या लोड बढ़ा हुआ था, ठीक है, लोड हल्का कर दिया तो सिस्टम क्या करना शुरू हो गया, खुद ब खुद एक्सपेंड करना शुरू हो गया। सही हो गई बात ये वाली। फिर क्या करते हो स्टेप 3 में, स्टेप 3 में फिर तुम कोल्ड रिजर्वायर नीचे रख देते हो। जब कोल्ड रिजर्वायर नीचे रख रहे हो तो ऊपर लोड भी दे रहे हो। जब लोड दे रहे हो तो सिस्टम फिर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ये वाली बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या किया स्टेप 4 के अंदर, जो स्टेप 4 में तुमने कोल्ड रिजर्वायर भी हटा दिया, नीचे इंसुलेटर रख दिया, इंसुलेटर रख दिया और मजीद लोड डाल दिया तो क्या हुआ, सारी की सारी जो गैस है वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो ये भी एक अच्छी डायग्राम मेरे नज़रों के सामने से गुजरी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी, आप लोगों से भी शेयर करूं और इससे और अच्छे समझ में आ जाएगी बात आप लोगों के ये वाली कि बेसिकली इन पूरी साइकिल के अंदर हुआ क्या है। तो एक डायग्राम मेरे सामने से गुजरी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। अब इसके बाद जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है, देखें बेटा क्या कह रहे हैं, इफ़ Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस फ्रॉम हॉट बॉडी एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड द कोल्ड बॉडी। जो आपने सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब करवाई है वो Q1 है और जो सिस्टम से हीट रिजेक्ट करवाई है वो Q2 है। लेट डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय एन इंजन इन अ साइकिल देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हीट चेंजिंग की वजह से, ये रिजर्वायर चेंज होने की वजह से वर्क डन बेसिकली हुआ है, ठीक है। अच्छा आप ये बात जानते हैं कि वर्क डन करवाने के लिए ज़रूरी है, अभी पढ़कर आए हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि कोई भी सिस्टम जो है वो बिटवीन टू टेम्परेचर जो है वो वर्क करेगा, बिटवीन टू टेम्परेचर वो डील करेगा, तभी जो वर्क डन कर सकता है, अदरवाइज वर्क डन नहीं कर सकता। तो आपने ये किया, पहले हीट रिजर्वायर रखा, फिर बाद में कूल रिजर्वायर रखा, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या होता है बेटा, फॉर्मूला उसका कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। आप पढ़ के आए थे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू माइन प्लस डेल्टा यू, ये बात भी सही है। यहाँ प्लस डेल्टा यू था, यहाँ पे आगे माइनस डेल्टा यू हो गया, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। अच्छा जब भी एक कंप्लीट साइकिल होती है ना तो डेल्टा यू जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। आप पूछें क्यों होती है सर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, इसलिए होती है, देखें आपके पास प्रोसीजर ऐसे थे जिसमें सिस्टम काम कर रहा था और दो प्रोसीजर ऐसे थे जिसमें हम सिस्टम पे काम कर रहे थे। जब हम लोड बढ़ा के पिस्टन नीचे मूव करवा रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे तो ऑन द सिस्टम काम हो रहा था, ठीक है। जब से हम लोड कम करके सिस्टम से काम करवा रहे थे तो बाद सिस्टम काम हो रहा था। यानी क्या दो बार जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, दो बार नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्यों कि अगर दो बार उसने इंक्रीज़ किए, दो बार डिक्रीज़ भी किए, तो वो एक बार का इंक्रीज़ और एक बार का डिक्रीज़ दोनों को आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए डेल्टा यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब डेल्टा क्यू बेसिकली है क्या, चेंज इन जो हीट एनर्जी है वो कैसे आई, पहले आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, गर्म में से ठंडे को माइनस कर देंगे, यानी डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। Q1 बेसिकली आपके पास क्या है, हायर टेम्परेचर, और Q2 आपके पास क्या है, वो रिजर्वायर जो कोल्ड टेम्परेचर पर था, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, क्योंकि डेल्टा क्यू कैसे फाइंड आउट होगा, Q1 माइनस Q2 से फाइंड आउट होगा, एंड दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज जीरो बिकॉज सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट, मैंने बात बता दी आपको ऑलरेडी। फिर कहते हैं लेट नीटा इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, नीटा एक ऐसा ग्रीक लेटर है जिससे एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख लें क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी का, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पे सिस्टम क्या करके दे रहा है, वर्क डन करके दे रहा है। इनपुट क्या दिया था हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट प्रोवाइड की थी, हीट एब्जॉर्ब करवाई थी। तो आप खुद ही कॉमन सेंस यूज़ कर लें अपना, आउटपुट पे क्या आएगा, वर्क डन यानी कि डेल्टा डब्ल्यू आएगा, इनपुट पे क्या आएगा जो तुमने हीट एब्जॉर्ब करवाई यानी कि Q1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप नीटा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख लीजिए बेटा, ये देखें क्या हुआ कि नीटा इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर है, सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 आ गया। अब आपने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिए, जब डिनोमिनेटर सेपरेट कर ली तो क्या हो गया, Q1 अपॉन Q1 और माइनस Q2 अपॉन Q1 हो गया, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। Q1 से Q1 क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बच गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया किस चीज़ का,
efficiency of Carnot engine निकालने का. It can also prove that the heat to or from a Carnot engine is directly proportional to temperature of the hot body T1 और cold body T2. सही है, यानी कि T2 क्या है, वो रिजर्वायर जिसमें आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है, Q1 क्या है, हॉट रिजर्वायर है. तो जाहिर है इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. मैं Q2 की जगह T2 भी लिख सकता हूँ, Q1 की जगह T1 भी लिख सकता हूँ. आप ये बात जानते हैं बेटा. सच दैट अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कि Q2 और Q1 जो है वो T2 अपॉन T1 के बराबर है. ठीक है, Q2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो T2 भी ज़ाहिर है टेम्परेचर भी कम होगा. ठीक है, तो T1 हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, T2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर. तो आप उस अब इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं बेटा कि 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100. ये T1 यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब एलसीएम लूँगा तो क्या बन जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1. ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के. और T1 माइनस T2 बेसिकली क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो उसको कह सकते हैं कि डेल्टा टी है. तो क्या बन गई इक्वेशन आपके पास, नीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो, और ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो. सारी इक्वेशन जो है वो एज अ रिजल्ट तुम यूज़ कर सकते हो. ये वाली भी यूज़ कर सकते हो और ये वाली भी यूज़ कर सकते हो. जो पीछे आई थी ना, कौन सी वाली आपके पास, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो भी यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया. और माशाल्लाह माशाल्लाह आपका चैप्टर 11 की थ्योरी भी जो है यहाँ पर वो एंड हो गई है. अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. 10 पार्ट्स है टोटल थ्योरी के. आई होप सो कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा पूरे इस चैप्टर के अंदर जो समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए पूरी खुली ऑफर है कि जब आप चाहें मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी सवाल आपका जो परेशानी क्रिएट करे. ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर.